Hello my dear students. Today we will start the extremely important point, which is the collision. See, actually collision इतना बड़ा टॉपिक है, अगर डिटेल में देखने जाएंगे so it will consume over 2 to 3 lectures. But what I am planning कि मैं आपको ऐसे कुछ शॉर्टकट्स दे दूं कि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके. रेडी? चलो, basically there are main two type of collision, elastic and inelastic. inelastic में भी एक सब कैटेगरी है जिसको बोलते हैं परफेक्टली inelastic. है ना? हम सीधा इसको डिटेल में मतलब इसको हम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट ही देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे हम. चलो, व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? कोलिजन मीन्स व्हाट? जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिजन. एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, और जब दोनों टकराते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिजन. ठीक है? चलो, suppose during the process, which process? Collision process. Suppose during the collision process, if initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है. In elastic collision, total mechanical energy is also conserved. Total mechanical energy is also conserved. In addition, in this type of collision, initial momentum and final momentum are also same. That means momentum is also conserved. ठीक है? सो इलास्टिक कोलिजन में इन द टाइप ऑफ दिस कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड मोमेंटम, ऑल ऑफ दिस थ्री क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड. वेयर एज इन इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. Kinetic energy is not conserved. In this type of case, initial kinetic energy is always greater than final kinetic energy. That means there is always loss of kinetic energy. यहाँ पे आपको always kinetic energy का loss दिखेगा. टकराने के बाद kinetic energy loss हो जाती है. ठीक है? चलो, here EI is equal to EF, but टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है. एंड PI इज इक्वल टू PF ऑल्सो. दैट मीन्स मोमेंटम कंजर्वेशन भी होता है. ठीक है? चलो, सो व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक? तो परफेक्टली इन इलास्टिक में ये सारी कंजर्वेशन तो सेम ही रहेगी. ठीक है? मेन डिफरेंस इज व्हाट? यहां पे सपोज ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन, मान लो कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं M1 M2. ठीक है? दे आर मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी U1 U2, और मान लो कि U2 की वैल्यू U1 से ज़्यादा है, मतलब पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दोनों टकराएंगे. मान लो ये दोनों टकरा गए. टकराने के बाद क्या होगा? दे गॉट सेपरेटेड. और सेपरेट होने के बाद
पॉसिबल है कि दोनों भी सेम डायरेक्शन में ही ट्रैवल करें या दोनों टकराने के बाद ऐसे ऑपोज भी जा सकते हैं, बट हियर आफ्टर कोलिजन दे गेट सेपरेटेड। मेन थिंग इज दैट फिर हो सकता है कि भी ऐसे आए टकराए और टकरा कर ऐसे ही जा रहे हैं, कभी कभी ये भी होता है आते हैं टकराए और टकराने के बाद यूँ हो जाएगी, कुछ भी पॉसिबल है, बट मेन थिंग इज दैट कि आफ्टर कोलिजन दे गेट सेपरेटेड। ठीक है, चलो। इन द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक both bodies stick together after collision। यहाँ पे दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, मतलब ये केस में आएंगे टकराएंगे और टकराने के बाद दोनों एक साथ ही ट्रैवल करेंगे, स्टिक होकर ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ये केस में इन इलास्टिक में मोशन वी कांट से अबाउट द मोशन, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, बट परफेक्टली इन इलास्टिक में तो ऐसा ही होगा। नाउ देयर इज अ कांस्टेंट इन द प्रोसेस, ये प्रोसेस में एक कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट है E, और वो E को बोलते हैं रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं E को? रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट। E इज अ रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट। ये कोलिजन नाम की जो बड़ी प्रोसेस है ना, ये बड़ी प्रोसेस में एक कोएफिशिएंट होता है। इलास्टिक में उसकी वैल्यू अलग है, इन इलास्टिक में अलग है, और परफेक्टली इन इलास्टिक में उसकी वैल्यू अलग है। तो भाई इलास्टिक में E की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे E की वैल्यू होती है 1। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक में E की वैल्यू होती है 0, और इन इलास्टिक में E की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। Here the value of E is given between 0 to 1। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि इलास्टिक है तो E की वैल्यू पता है, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो E की वैल्यू पता है, बट अगर ऐसा बोला है कि इन इलास्टिक है, नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक, सिर्फ इन इलास्टिक है, तो E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई भी हो सकती है। तो वो E की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी उसमें एक फॉर्मूला है। सो लेट्स सी द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज गिवन बाय V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E U1 माइनस U2। U1 क्या है? पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि ये है। U2 क्या है? दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय U। टकरा गए, टकराने के बाद ऐसे सेपरेट हुए नहीं हुए वॉट एवर, बट टकराने के बाद फिर जो वेलोसिटी बनती है, पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, इसमें से अगर E को सब्जेक्ट बनाएंगे तो E हो जाएगा V2 माइनस V1 बाय U1 माइनस U2। तो यहाँ पे E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, वो वैल्यू ये फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, दिस पेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये जो टॉपिक है इसमें मैं आपको जो कंसेप्ट दे रहा हूं, ये 4-5 रेफरेंस बुक्स का सारा कंसेप्ट मर्ज करके मैंने शॉर्ट में बनाया है। सो इससे बेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कोलिजन, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, आपको कोई भी रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, सो बेटर इज दैट
यू नोट डाउन ऑल द टॉपिक एज इट इज़ और इसको मेमोराइज करने के लिए ट्राई करो कि इसमें कैसे कैसे हम कोलिजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम एक थ्योरी स्टार्ट करते हैं और वो थ्योरी का नाम है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। मतलब पहले हम इलास्टिक कोलिजन का एक एग्जांपल देखेंगे। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। सो क्या होता है ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन? द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन is one in which the colliding bodies move along the same straight line path before and after the collision। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि भाई ये दो ऑब्जेक्ट है, ऐसे जा रहे हैं, टकरा गए, टकराने के बाद वापस या तो दोनों ऐसे जाएंगे या तो अलग अलग जाएंगे, बट जो भी है वो लाइन में ही, जो लाइन में पहले थे वही लाइन में ट्रैवल करेंगे। हाँ, हो सकता है कि टकराने के बाद दोनों वही लाइन में जाएंगे या दोनों ऑपोजिट भी जा सकते हैं। तो ये इस टाइप के कोलिजन को बोलते हैं वन डायमेंशन कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको? वन डायमेंशन कोलिजन। वैसा टू डायमेंशन भी होता है। टू डायमेंशन मतलब ये ऑब्जेक्ट आए, टकराए और एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल में तो कुछ नहीं दिया है, बट टू डायमेंशन कोलिजन का एक फोटो दिया है। लेट मी शो यू दैट पिक। तो एक ऑब्जेक्ट है M1, दूसरा है M2, दोनों टकराते हैं, टकराने के बाद M1 वाला ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, M2 वाला ऑब्जेक्ट नीचे चला गया। तो इसको बोलते हैं टू डायमेंशन कोलिजन, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। वन डायमेंशन कोलिजन मीन्स दोनों ये वाली लाइन में है ना, सो आफ्टर कोलिजन दोनों यही लाइन में रहेंगे, या तो दोनों यही लाइन में आगे जाएंगे या तो दोनों यही लाइन में पीछे जाएंगे, या तो एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, या दोनों स्टिक होके भी यहाँ जा सकते हैं। तो वो हो गया वन डायमेंशन कोलिजन। अब वन डायमेंशन इलास्टिक भी हो सकता है, वन डायमेंशन इन इलास्टिक भी हो सकता है, वन डायमेंशन परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकता है। बट यहाँ पे हम हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन देखते हैं वन डायमेंशन में। जब हेड टू हेड टकराते हैं ना, तो ही ये वन डायमेंशन होता है कोलिजन, है ना। हेड ऑन मतलब वन डायमेंशन कोलिजन। ओके, सो लेट्स visualize the problem. Suppose I have two objects, object A, object B. I can say these are the balls, mass M1 and mass M2, and this is the case before collision. ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ये डायरेक्शन में u1 जितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और दूसरा यहाँ पे u2 जितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि भाई u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? कोलिजन होगा। सो आफ्टर सम टाइम वी कैन से देयर इज अ कोलिजन। दिस इज ऑब्जेक्ट A and this is the object ball B. Ready? Chalo. Now this is the process during collision. After collision, when they get separated,
सपोज सेपरेट होने के बाद पहला ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो u1 थी वो अब हो गई v1, और दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u2 थी वो हो गई हमारी अब v2। ठीक है, मास तो ऑब्वियसली सेम रहेंगे m1 m2। दिस इज द आफ्टर कोलिजन, दिस इज द केस आफ्टर कोलिजन। ओके, सो यहां पे हम ये देखेंगे कि भाई इस टाइप के कोलिजन में, अब देखो यहाँ पे सेपरेट हो गए इसलिए ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इस टाइप के कोलिजन में फाइनल वेलोसिटीज की फॉर्मूला क्या होती है। अब ये फाइनल वेलोसिटीज की जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, अगर वो डेरिवेशन हम करने जाएंगे तो ऐसे 3 पेज कंप्लीटली हम भर लेंगे और 1 आवर पूरा जाएगा। सो राइट नाउ हम सीधा उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली देख लेते हैं। हम उसका थियरी पोर्शन नहीं देखेंगे, प्रूफ नहीं देखेंगे भी कैसे आया है वो, सीधा हम इसका फाइनल फॉर्मूला देखेंगे। तो v1 इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन द फाइनल वेलोसिटी v1 इज गिवन बाय m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। इतना बड़ा फॉर्मूला है और आपको ये याद रखना ही पड़ेगा कुछ भी करके। रेडी, चलो सेम हमारे पास एक और फॉर्मूला है v2 का, कि भाई दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके जैसे m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। कुछ भी करके आपको ये बड़ा फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। रेडी, चलो अब इसका प्रूफ नहीं देखा वो अच्छी बात है, क्योंकि इसका प्रूफ करने बैठोगे तो 3 पेज का होगा। वो करने के बाद भी इवेंचुअली आपको क्या करना है, आपको तो ये फॉर्मूला ही याद रखना है। तो बेटर इज दैट कि हम पहले से ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, और ये स्पेशल केसेस को हम जरा डिटेल में देखेंगे। अब आपकी बुक में भी ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन जो है ना वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। कहाँ, तो मैं बताता हूं, पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसमें। इन्होंने कोलिजन इन 1 डायमेंशन है ना, उसमें पहले दिया है कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, जो हम बाद में देखेंगे। उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने लिखा है, फिर डायरेक्ट उसके बाद लिखा है कि कंसीडर नेक्स्ट एन इलास्टिक कोलिजन, है ना। फिर उन्होंने 1 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन लिया है। ठीक है, चलो अब ये टाइप का जो कोलिजन है ना आपकी बुक में जो लिया है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी वेलोसिटी 0 ली है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, वन मोर थिंग, आपकी बुक में जो थियरी का डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, डिटेल तो नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने इसमें अज्यूम किया है कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ना m2 मास वाला वो स्टेशनरी है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है कि दूसरा मास जो है ना वो भी मोशन कर रहा है। उन्होंने ये u2 पहले से 0 अज्यूम किया है। हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में ही होगा। उन्होंने क्या कंसीडर किया है कि दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है और पहला उससे टकरा रहा है। हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें ये भी बोल सकते हैं कि भाई दूसरा ऑब्जेक्ट भी मोशन कर रहा हो, है ना। तो हमारी बुक में देखो पेज नंबर 130 130 पे इक्वेशन 6.27 है। ठीक है,
इक्वेशन 6.27 है ना, वो हमारा ये फॉर्मूला है। अब उन्होंने क्या किया है कि भाई उन्होंने ये वेलोसिटी जीरो रखी है, तो यहाँ पे अगर मैं u2 जीरो कर दूंगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। u1 की जगह उन्होंने 6.27 में लिखा है v1i। उनके टर्म्स भी बहुत, ये नोटेशन वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये है आपका इक्वेशन 6.27 और ये है आपका इक्वेशन 6.28। उन्होंने u2 जीरो कंसीडर किया है, तो अगर यहाँ पे u2 जीरो कंसीडर कर दोगे तो क्या बचेगा 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2, तो वो आ गया आपका इक्वेशन 6.28। ठीक है, और इन्होंने डेरिवेशन भी देखो कितना छोटा किया है, 6.24, 6.25 और 6.26, ये 3-4 इक्वेशन में उन्होंने डेरिवेशन कंप्लीट कर दिया। बट ये डेरिवेशन 4 पेज का है ना, आप इसको पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है केस नंबर 1, तो पहले वो हम सॉल्व करते हैं। उसमें तो बस केस नंबर 1 टाइटल मार के दे दिया है, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं दिया है, ना कोई एक्सप्लेनेशन है। चलो, उन्होंने बोला कि इफ बोथ द मासेस आर इक्वल, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट जो टकरा रहे हैं दोनों का मास सेम है। भाई दोनों का मास सेम है तो क्या होगा, चलो अब मान लो कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m है, तो इसकी जगह पे m रख दो m माइनस m, तो जीरो के साथ ये सब जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, कभी v1 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। अब ये देखो 2, m2 की जगह क्या लिखेंगे m बाय m1 प्लस m2, m1 m2 की जगह क्या लिखेंगे m प्लस m 2m इंटू u2, तो 2m कैंसिल, तो v1 क्या हो गया हमारा u2। ठीक है, और सेम फॉर्मूला सेम वैल्यूज अगर इसमें डाल दें, सो v2 इज इक्वल टू अगेन m2 माइनस m1, m माइनस m जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सो v2 इज इक्वल टू 2m बाय m प्लस m 2m इंटू u1, तो 2m कैंसिल, सो v2 इज इक्वल टू u1। तो अगर दो ऑब्जेक्ट अगर इस टाइप का कोलिजन कर रहे हैं और दोनों का मास सेम है, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, यहां पे देखो पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जो दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी, और दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v2 क्या होगी, जो पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी। मतलब पहला ऑब्जेक्ट उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे देगा दूसरे ऑब्जेक्ट को, और दूसरा अपनी इनिशियल वेलोसिटी दे देगा पहले को। सो इन दिस केस both balls or both objects will exchange the velocities to each other after collision। ठीक है, चलो, तो ये आपका केस में ये आपका हो गया केस नंबर 1। अब हमारे केस में तो टेक्स्ट बुक ने क्या दिया है कि u2 जीरो है, तो जो u2 है वो क्या हो जाएगा v1। तो देखो आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा है कि v1f जीरो है, क्यों, पहले ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पहले को मिल जाएगी, तो हो गई जीरो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जीरो कंसीडर किया है। और दूसरे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1i, मतलब u1 हमारे केस में। हमारे नोटेशन अच्छे हैं, ठीक है। सो थिंग्स आर द सेम, बस नोटेशन थोड़े अलग हैं। चलो अब केस नंबर 2। चलो केस नंबर 2 में क्या है कि इफ वन मास डोमिनेंट, मतलब कि
हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों केस देखते हैं कि इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है। सो इन दिस केस m1 का मास हम ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं, m2 का मास हम कम कंसीडर कर रहे हैं, उसमें भी हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि भाई u2 0 है। मतलब जो लाइट ऑब्जेक्ट है ना, जिसका मास कम है, लाइट वेट ऑब्जेक्ट, वो रेस्ट पोजीशन है। लाइट ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में है उससे अगर हैवी टकराएगा तो क्या होगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हम डालते हैं ये इक्वेशन में। चलो अब मान लो कि इसमें u2 0 है तो ये 0 है u2, तो ये पीछे वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा। बच्चा क्या, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। चलो अब उसमें भी m1 बहुत ज़्यादा है और m2 कम है, तो हम क्या करेंगे, m2 की वैल्यू कम है ना, तो m2 को नेगलेक्ट कर देंगे। अब m2 को नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से और यहाँ से m2 निकल जाएगा। तो बच्चा क्या, v1 इज इक्वल टू m1 बाय m1 इंटू u1। रेडी, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1। जब हैवी ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट से टकराता है, लाइट ऑब्जेक्ट स्टेडी है और उससे टकराता है, तो हैवी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के जितनी रहेगी, हैवी ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मान लो कि आप साइकिल लेके खड़े हो मतलब आपकी वेलोसिटी है 0 और पीछे से ट्रक आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और आपके साथ इलास्टिक कोलिजन करता है। आपका तो पता नहीं पर ट्रक की वेलोसिटी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसकी वेलोसिटी टकराने से पहले भी 100 थी और बाद में भी हो जाएगी 100, ठीक है। आपका क्या होगा तो अब आपकी कैलकुलेशन करते हैं। चलो अब इसी फॉर्मूला में हम वैल्यूज डाल देते हैं कि भाई u2 अगर 0 है तो u2 यहाँ पे ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो v2 इज इक्वल टू 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। अब अगेन m1 बहुत ज़्यादा वैल्यू है, m2 की वैल्यू कम है, तो m2 को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर m2 को नेगलेक्ट कर दे तो बचेगा क्या, v2 इज इक्वल टू 2m1 बाय m1 इंटू u1। m1 कैंसिल, सो v2 इज इक्वल टू 2u1। मतलब आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्रक की वेलोसिटी से डबल हो जाएगी। u1 क्या था, आप साइकिल हो, आप साइकिल लेके खड़े हो, आपकी पोजीशन है रेस्ट, ठीक है, आपकी पोजीशन है रेस्ट, आपसे ट्रक टकरा है, ट्रक की वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बट v2 आपकी फाइनल वेलोसिटी, आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्रक की डबल। अगर ट्रक आपसे 100 की स्पीड से टकराता है तो आपकी स्पीड हो जाएगी 200 और ट्रक की स्पीड रहेगी 100, ठीक है। चलो अब उल्टा करते हैं इसमें भी। इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 और यहाँ पे भी हम u2 को लेते हैं 0, मतलब m2 ये है जिसकी वेलोसिटी 0 है, वो m2 और m2 का मास हमने लिया है ज़्यादा, तो हैवी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में उससे टकराता है लाइट, तो क्या होगा, सेम ये सारी वैल्यूज आप ये मेन फॉर्मूला में रखोगे तो क्या मिलेगा, ये इतना छोटा सा होमवर्क अब आप सेल्फ करना, तो आपको मिलेगा कि v2 रहेगा 0 और v1 हो जाएगा -u1। मतलब देखो कि m2 ज़्यादा है, ठीक है, m2 कैसा है, ज़्यादा, हैवी ऑब्जेक्ट पड़ा है उससे लाइट टकराता है, ठीक है, u1 हमारा लाइट है, तो वो केस में हैवी तो स्टेडी ही रहेगा, v2 मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी,
तो हैवी ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पोजीशन में रहेगा, पर लाइट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जितनी वेलोसिटी से आया था उतनी वेलोसिटी से टकरा जाएगा वापस। ये मतलब क्या हो गया कि वॉल के साथ किसी बॉल का टकराना। तो वॉल तो पहले भी स्टेडी थी, ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट तो पहले भी स्टेडी था और बाद में भी स्टेडी ही रहेगा, बट बॉल अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट में जा रहा है तो टकराने के बाद उतनी स्पीड से वापस भी आएगा पर लेफ्ट में, तो डायरेक्शन चेंज हो रही इसलिए हो जाएगा माइनस। तो ये स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। आपकी बुक में स्पेशल केसेस 1 और 2 में तो बहुत ही कम दिया है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इतना सब कुछ अपनी नोटबुक में अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट कॉपी करके लिख लेना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपको कोई भी रेफरेंस बुक में और टेक्स्ट बुक में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाकी अब हमारा बच रहा है कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, ये वाला कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन जो है ये टॉपिक, ये हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।